हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू करंटनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे कुछ पंक्तियों के माध्यम से जो हमने ली है रुक जाना नहीं किताब के माध्यम से, जो कि लिखी गई है भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। वो पंक्तियां हैं, कुछ लिखकर सो कुछ पढ़कर सो, कुछ लिखकर सो कुछ पढ़कर सो, तू जिस जगह जगा सवेरे उससे आगे बढ़कर सो, तू जिस जगह जगा सवेरे उससे आगे बढ़कर सो। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं आप सब लोगों को उस शख्सियत से मुखातिब करवाना चाहूँगा जिनकी कामयाबी के चर्चे आप सब एस्पिरेंट्स ने जरूर सुने होंगे, जिनकी सफलता की कहानी जमीन से आसमां को छूने की ये कहानी। साथ ही में वो न केवल यूपीएससी टॉपर के रूप में, न केवल हिंदी माध्यम के टॉपर के रूप में, बल्कि एक लेखक और सरल व्यक्तित्व के धनी के रूप में आप सब लोगों के बीच में प्रख्यात है। तो आज हम डायरेक्टली मिलेंगे मिस्टर निशांत जैन सर से। साथ में उनसे हमारा क्वेश्चन ये भी है, जो पंक्तियां मैंने रुक जाना नहीं किताब के माध्यम से ली है, ये किताब भी निशांत जैन सर के द्वारा ही लिखी गई है। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण किताबें रुक जाना नहीं के अलावा मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, एक ऐसे राइटिंग के लिए भी अलग से एक किताब मिस्टर निशांत जैन सर के द्वारा लिखी गई है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन निशांत जैन सर से यही होगा, तो इन पंक्तियों के माध्यम से आप क्या संदेश हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे मिस्टर निशांत जैन सर? नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करंटनॉमिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपने मुझे आमंत्रित किया। और अभी क्या है कि वो आरपीएससी का मेंस का रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ है, तो अपन कुछ बातें उस पर भी करेंगे। और आपने कहा सबसे पहले इंटरव्यू की शुरुआत में कि भवानी प्रसाद मिश्र एक कवि हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं कि कुछ लिखकर सो कुछ पढ़कर सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उससे आगे बढ़कर सो। इसका सीधा सा मतलब है कि बेसिकली ये पंक्तियां कह रही हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात कर रही हैं कि आप जीवन में जहाँ कहीं भी हो, किसी नौकरी में हो, किसी पढ़ाई कर रहे हो, या जो भी आप कर रहे हैं, घर पे हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ लिखकर और कुछ पढ़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी से हम एक बेहतर इंसान भी बनते हैं और अपने करियर में भी सफलता की राह खुलती है। तो मैं इन पंक्तियों से काफ़ी प्रभावित हूँ। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं रुक जाना नहीं किताब में। तो खैर, तो रुक जाना नहीं किताब आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें मेरा फोटो भी लगा और पहचान में आ जाती है। तो रुक जाना नहीं जो है वो सफलता की राह पर बढ़ते जाने के प्रेरक मंत्र। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी युवाओं के लिए है जो सफलता की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हर कोई सफलता पाना चाहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सफलता ना पाना चाहता हो। पर उसकी राह में बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारे भ्रम हमारे समाज में चारों ओर फैले होते हैं। कुछ लोग, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार और कुछ सीनियर्स, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी तरह से मिसगाइड कर देते हैं, कुछ कोचिंग वाले भी कर देते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसी बातें जो हमेशा हर मोड़ पर आपके काम आएंगी, खासतौर पर तब जब आप परेशान हो, जब आप उदास हो, जब आप डीमोटिवेट हो, उस समय आपको ये एक संजीवनी की तरह ये छोटी सी पतली सी किताब है, ये आपको पढ़नी चाहिए। और इसमें कुछ मंत्र भी हैं और कुछ सफलता की कहानियां भी हैं। तो ये है। बाकी एक किताब का और जिक्र किया आपने, जिसका नाम है मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर। नाम से लगता है कि ये कोई कहानी होगी, बस ये पर ये कहानी नहीं है, ये यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, कैसे तैयारी इस परीक्षा की करनी है। मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर। ये जो भी लोग सिविल सेवा परीक्षा, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, आरएएस, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बार इस किताब को जरूर देखना चाहिए। मुझे तो जो लोग पूछते हैं कि कैसे करें, तो मैं उनको सबसे पहले कहता हूँ कि एक बार आप इस किताब को पढ़ लीजिए, उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह जाए तो फिर आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। तो 99% सवालों के जवाब इस किताब में आपको मिल जाएंगे। ये किताब इंग्लिश में भी है, ऑल अबाउट यूपीएससी के नाम से। इसका सेम इंग्लिश वर्जन भी बाजार में अमेजोन पे अवेलेबल है। एक किताब और जिसका आपने जिक्र नहीं किया, वो भी यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत नई किताब है। एसए का जो पेपर होता है उस पर, एसए के पेपर में कोई अच्छी किताब बाजार में उपलब्ध नहीं थी। हमने क्या किया कि जो यूपीएससी में जो सफल हुए उनसे एस्सेज का संकलन किया हमने। 101 एस्सेज हम आपके लिए लेकर आए, और साथ में स्ट्रेटजी भी। ये किताब राजकमल से आई, सिविल सेवा परीक्षा के लिए।
मैंने और गंगा सिंह राजपुरोहित दो लोगों ने मिलकर इसका लिखा है। तो इस किताब का आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं काफी इस तरह कोई किताब या खैर, तो ये रही की बात। आगे आप जो भी बात अभी तो ये ऐसे वाला जो था हम इसको अलग से आपसे यहाँ पर पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमने इस पे क्वेश्चन भी एक तैयार किया था। क्योंकि सर अब अगर अपन देखते हैं तो यूपीएससी ने काफी सारे डायनामिक चेंजेस किए हैं अपने पैटर्न के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर। आप 2014 के अंदर ऑल इंडिया 13th रैंक कर रहे हैं, आपने हिंदी माध्यम में ऑल इंडिया टॉप रैंक प्राप्त की है। लेकिन फिर भी 2014 से लेकर 2020 तक आते आते यूपीएससी ने काफी सारे चेंजेस किए हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो इस डायनामिक पैटर्न को जो भी एस्पिरेंट्स है किस तरह से उनको यहाँ पर एड्रेस करना चाहिए, स्पेशली आपने ऐसे की बुक्स के बारे में बताया और जो भी आपकी दोनों बुक है। तो सबसे पहले तो सभी एस्पिरेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा ये जो तीनों बुक्स निशांत सर ने बताई जरूर पढ़े, ताकि आपके मन में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी डाउट्स है यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके सामने हो जाए। तो निशांत सर से ऐसे वाला हम पूछना चाहेंगे। ऐसे के ऊपर आप का सवाल है कि ऐसे की तैयारी कैसे करें। हाँ सर, ऐसे में एक्चुअली क्वेश्चन हमारा ये है क्योंकि अभी यूपीएससी फिलोसॉफिकल पैटर्न की तरफ ज्यादा मूव ऑन हो रहा है। ठीक बात है। ऐसा आपको मतलब ठीक है, अगर आप पिछले 10 सालों के एसए के पेपर देखें तो डायनामिक है, पर फिलोसॉफिकल एसए पहले भी आते रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, पहले जो पैटर्न हुआ करता था 2014 के पहले, तब एक ही एस्से लिखना होता था, वो 3 घंटे में करीब 3000 शब्दों का एस्से लिखना होता था। उसके बाद जब हमने एग्जाम दिया उस समय 2 एस्से आने लगे थे। एक एस्से फिलोसॉफिकल किस्म का होता है, और एक एस्से सोशियो पॉलिटिकल या किसी इकोनॉमिक इस तरह के किसी टॉपिक पे होता है। तो 2 खंड होते हैं एस्से के पेपर के। खंड क में फिलोसॉफिकल होता है, खंड ख में कोई करंट को लेके या कोई सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इस तरह के विषय पर कोई निबंध होता है। तो ऐसे की तैयारी को लेकर मैं ये कहूँगा कि आपका जो भी पढ़ाई है, आपका जो भी अनुभव है, आपका जो भी अध्ययन है, जो भी आपने यूपीएससी की तैयारी जीएस की भी की है और जो ऑप्शनल की भी तैयारी की है, जो भी आपने अब तक पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन जो भी किया है, वो सारा कुछ आपका एस्से के पेपर में काम आता है। एस्से में आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि एस्से में एक स्वतंत्रता होती है जो जीएस में नहीं होती। जीएस में आपको क्वेश्चन का सीधे सीधे जवाब देना होता है, टू द पॉइंट। पर एस्से में थोड़ी सी आपको वैचारिक स्वतंत्रता मिलती है। वहां पर आप थोड़ा सा अपने विचार वाला पक्ष भी ला सकते हैं। और एस्से जो होता है वो थोड़ा नॉन टेक्निकल होता है, एस्से थोड़ा जनरलिस्टिक सा होता है कि जिसमें बहुत विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है कि भाई ये कोई पॉलिटिकल साइंस या आईआर नहीं है कि भाई आप उसमें पर्टिकुलर विचार जो उनके आइडियाज हैं उनको लिखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो एक जनरल टॉपिक है, चाहे वो खंड क में हो चाहे वो खंड ख में हो, पर वो है जनरली। तो ऐसे को कुछ लोग रिसर्च पेपर की तरह लिखते हैं, वैसे नहीं लिखना होता है। ऐसे को सामान्य तरीके से लिखना होता है, फ्लो के साथ। फ्लो का मतलब है कि पढ़ने वाले को पढ़ते पढ़ते रुचि आए, वो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाए, उसी को प्रवाह फ्लो बोलते हैं। ऐसे के लिए लोग सोचते हैं कि इतना ये तो बहुत मुश्किल काम है, ऐसे निशान सर के तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, इतने तो हम कैसे लाएंगे, इस तरह के विचार है ना। तो वो ऐसा होता है कि ऐसे जो है वो अभ्यास से आता है। ऐसे राइटिंग की जो आर्ट है वो अभ्यास से डेवलप होती है। आपने परीक्षा देने तक अगर आप 10 से 15-20 ऐसे भी लिख लें तो पर्याप्त है। तो आप अगर हर 15 दिन में मतलब हर महीने 2 ऐसे लिखेंगे तो 1 साल में आपके 24 ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो 24 ऐसे लिख लिया आपने तो बहुत अच्छा ऐसे आप यूपीएससी में लिखेंगे, बहुत ज्यादा है, मतलब 24 की भी जरूरत नहीं है। अगर आप 15-20 ऐसे लिख लें तो बहुत है। उसके लिए बहुत सारी बातें हैं जो मैं अगर आपको बताऊं तो उसमें एक सवाल होता है कि भाई कोटेशंस का यूज करना है या नहीं करना है, कितना करना है। तो उसमें यह है कि कोटेशंस का यूज करना चाहिए। अगर आपको कोई रेलेवेंट कोई कोटेशन याद आ रही है तो उसको लिख देना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप हर पैराग्राफ में कोटेशन लिखें। तो पूरे निबंध में अगर 4-5 कोटेशन आ जाती हैं, जिसमें कोई पोइट्री भी हो सकती है, कोई किसी विद्वान का, किसी महापुरुष का कोई कथन भी हो सकता है, जैसे गांधी ने कुछ कहा, टैगोर ने कहा, अम्बेडकर ने कहा,
विवेकानंद ने कहा, नेहरू ने कहा, इस तरह का कोई कथन है वो भी आप लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। वो प्रासंगिक होना चाहिए, ये शर्त है। भाषा बहुत टफ भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ही, क्योंकि लिखने और बोलने की भाषा अलग होती है। जो आप दोस्तों से जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा में निबंध नहीं लिख सकते, थोड़ा सा परिष्कृत होती है वो भाषा, पर इतनी भी शुद्ध लिखने की जरूरत नहीं होती है कि बिल्कुल साहित्यकार बनना है, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि जो अच्छे साहित्यकार होते हैं, जो अच्छा कवि होते हैं, वो अच्छा निबंध लिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बेसिकली जनरल होता है, इससे ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे में एक और महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अच्छा ऐसे वो होता है जिसमें सभी पहलुओं को कवर किया गया। हर विषय के बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे उसका सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष। हर विषय के बहुत सारे पक्ष होते हैं, पहलू होते हैं। उन पहलुओं को अगर आपने कवर कर लिया तो आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। कुछ उदाहरण भी आप देते हैं, कुछ आंकड़े भी आप देते हैं, जो भी सपोर्टिंग फैक्ट्स हैं, सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, सपोर्टिंग कोटेशंस हैं, वो आप बीच बीच में दे सकते हैं। और ऐसे में अंडरलाइन करना भी अच्छा रहता है। अगर वो अच्छी बात जो आप चाहते हैं कि वो बहुत ध्यान से पढ़े तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं उसी पेन से, उसको दूसरे पेन से यूज करने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएं और शब्द सीमा का इंक्रोचमेंट ना करें। 1000-1200 शब्द तो 1000-1200 में ही लिखें। इस तरह से आपको 3 घंटे में 2 ऐसे लिखने, 1.5 सर ये जो वैल्यूबल गाइडेंस आपने ऐसे राइटिंग पर दिया, आई थिंक सभी एस्पिरेंट्स के जो मार्क्स। सर एक और सवाल है, हम अभी कुछ दिन पहले आपका फेसबुक और ट्विटर अकाउंट चेक कर रहे थे तो हमने वहां पर देखा आपने एक पोस्ट डाला था जहां पर आपने बताया था ग्रेड सी से ग्रेड ए तक बनने का जो आपका सफर रहा, एक क्लेरिकल जॉब से आईएएस बनने का जो सफर रहा, आपकी जो मैक्सिमम प्रिपरेशन रही वो आपने जॉब के साथ प्रिपरेशन की। तो जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनकी आंखों में सपने हैं आईएएस और आरएएस बनने के, तो वो सब लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि वर्किंग करियर के साथ कैसे अपनी जो प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा जाए और टॉप रैंक यहाँ पर अचीव की जाए। वर्किंग प्रोफेशनल के साथ फायदे भी होते हैं कुछ और कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदा तो ये होता है कि आप तनाव मुक्त रहते हैं, क्योंकि आपको एक नौकरी है आपके हाथ में, तो आपको लगता है कि हाँ, आपके परिवार वाले भी आपसे सेटिस्फाइड होते हैं, हाँ हमारा बच्चा कुछ काम कर रहा है और कुछ अर्निंग उसको हो रही है। लेकिन नौकरी का नुकसान ये होता है कि वही आपको समय नहीं मिल पाता, उसका भी तनाव होता है, घर पे आके थक जाते हैं। और लेकिन अब जैसे ये कोरोना के बाद जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है, ये मुझे लगता है आपको मदद करने वाला है। और अभी दूसरी तरह के करियर भी हो गए, बहुत से लोग हैं जो नौकरी नहीं करके कुछ और अपना काम, कुछ लोग तो यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया इस तरह के भी काम डेवलप हो गए, जैसे आप चला रहे हो यूट्यूब चैनल। तो इस तरह से है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो पार्ट टाइम काम कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कोई किसी के साथ एसोसिएट होकर उनका कंटेंट बना लेते हैं, या कुछ लोग ट्यूशंस ले लेते हैं ऑनलाइन। तो ऐसे करके बहुत सारे काम, पर मैं कहूँगा कि ऐसा काम जो पढ़ाई से जुड़ा हो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे आपको पढ़ाई में मदद मिलती है और साथ में तैयारी भी हो जाती है। इसमें ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जो लोग नौकरी के साथ तैयारी कर रहे हैं, कि नौकरी के साथ तैयारी की जा सकती है, वीकेंड्स पर ज़्यादा पढ़ लो आप, और शाम को रोज आपको रूटीन बना के 2-3 घंटे 4 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको एग्जाम के टाइम पे छुट्टी लेनी पड़ सकती है कि भाई, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, पर वर्क फ्रॉम होम में भी छुट्टी कि भाई 1 महीने तक मैं कुछ काम नहीं करूंगा, आपका केवल मैं अपने एग्जाम दूंगा। तो वो अगर आपको मिल पाए, जैसे मैंने भी ऐसे ही किया था कि एग्जाम के टाइम पे मैंने 1 महीना प्री में, 2 महीना मेंस में छुट्टी ली थी, क्योंकि उसके बाद जो पूरी तरह से एक एग्जाम की तैयारी में एंगेज होना पड़ता है, तभी हो पाता है। बाकी ये भी है कि नौकरी से पहले भी मैं तैयारी कर चुका था, तो इसलिए मुझे नौकरी के दौरान ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी। मैंने एमफिल के दौरान आईएएस की तैयारी कर ली थी। तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि नौकरी के साथ तैयारी करने वाले बहुत लोग हैं। हो सके तो बेस्ट तो यही होगा कि आप नौकरी से अगर 1 साल का कुछ ऐसी छुट्टी या कोई आपको ऐसा मिल जाए कि 1 साल तक आपको नौकरी ना जाए आपकी, और आप बिना पे के कर लें, तो वो तो बहुत ही अच्छा है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो नौकरी छोड़ने की सलाह मैं किसी को नहीं देता हूँ। फिर आपको वीकेंड्स पर और रोज शाम को पढ़ाई करके करना चाहिए और एग्जाम टाइम पे छुट्टी लेनी चाहिए।
ये जो वैल्यूएबल गाइडेंस सर आपने दिया कि वो जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं और तनाव मुक्त होकर अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं, और जो सपने हैं आईएएस और आरएस बनने के उनको यहाँ पर साकार कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सर, आपकी बुक में आपकी फेमस लाइन है नो टू परफेक्शन। लेकिन सर अगर मैं वर्तमान परिदृश्य में बात करूं, हर एक पर्सन परफेक्शन की तरफ भागता है और उसका कारण बनता है कि वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता। मेंटल ट्रॉमा और सुसाइड काफी सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो सर उस पंक्ति के माध्यम से आप क्या मैसेज सभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यहाँ पर देना चाहेंगे? देखिए, दो चीजें होती हैं। 3 इडियट्स मूवी आपने देखी है, उसमें एक डायलॉग है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो, है ना। काबिलियत को अगर हम अपनी टेक्निकल भाषा में कहें तो काबिलियत मतलब एक्सीलेंस। तो एक्सीलेंस के लिए हमको प्रयास करना ही चाहिए। जो भी काम करें उसको एक्सीलेंस के साथ करें, निपुणता के साथ अच्छे से उसको करें, पर परफेक्शन से दूर रहना चाहिए। परफेक्शन बहुत सारी समस्याओं का कारण है। दुनिया में कोई परफेक्शन नाम की चीज है ही नहीं। एक्चुअली एक्सीलेंस है पर परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। जो लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं उनको बाद में निराशा हासिल होती है। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप सोचूं, जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं तो हम सोचे कि इसको परफेक्टली करेंगे। परफेक्टली करने के लिए 3-4 महीने तक रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, फिर जाके आप क्वेश्चन बना पाओगे, तो कभी भी इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, है ना। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से बनाओ, अच्छे से एक डिसेंट तरीके से तैयारी करो, एक्सीलेंस के साथ करो। हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसमें 10वें नंबर का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करो। उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस। तो एक्सीलेंस के लिए प्रयास हमको करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, पर परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्योंकि परफेक्शन ना तो होता है और ना कभी अचीव होता है और ना वो काम कभी आप कर पाते हैं। इसका एक उदाहरण है, जैसे जो लोग यूपीएससी या आरएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, कई बार वो सोचते हैं कि जब मुझे तैयारी पूरी हो जाएगी तभी मैं एग्जाम दूंगा। तो मैंने भी ये गलती की थी, मैंने भी काफी लेट एग्जाम दिया था। ना तो कभी तैयारी पूरी होगी परफेक्शन के साथ और ना आप कभी एग्जाम दे पाओगे। तो ये सही नहीं है। तैयारी एक डिसेंट हो गई आपकी तो आपको एग्जाम में बैठना चाहिए, क्योंकि फिर आप एक आध गलती करके भी सीखोगे, है ना। पर ऐसा कि मैं तो पूरी जब कंप्लीट परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है। तो यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि परफेक्शन के पीछे नहीं, एक्सीलेंस के पीछे भागो। देन कामयाबी झक मारकर आपके पास वापस आएगी। यस सर, ऐसा बोला गया 3 इडियट्स में। सर लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन सर, हमने काफी सारे आपके इंटरव्यू सुने, तो वहां पर सर आप बचपन से, हमने आपका पूरा बैकग्राउंड भी देखा, वहां पर आप बचपन से टॉपर रहे हैं। तो एवरेज स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या यूपीएससी टॉपर बनने के लिए बचपन से टॉपर होना जरूरी है? क्या एवरेज से भी हम उसको परफेक्शन ला सकते हैं? देखिए, पहली बात तो आपको कभी भी एक व्यक्ति का सैंपल नहीं लेना चाहिए। यस निशान जैन एक व्यक्ति है टॉपर, और उनके जैसे बहुत सारे टॉपर हर साल आते हैं। तो निशान जैन की पर्सनालिटी में हो सकता है कि वो बचपन से टॉपर रहे, पर कुछ असफलताएं भी रही। जैसा कि आपने बताया कि आपने एक ट्विटर पे शेयर किया था जिसकी कि भाई अपनी असफलता की भी कहानी बताई थी, कहाँ कहाँ पे। पर फिर भी मोटे तौर पे मैं हमेशा पढ़ाई में अच्छा था, तेज था, और स्कूल के टॉपर बच्चों में जो होते हैं उनमें रहा था। पर मेरे बैच में मेरे साथ के ऐसे और भी लोग हैं जो टॉपर नहीं रहे थे, और वो बिलो एवरेज तो नहीं थे, अबव एवरेज थे। बिलो एवरेज को मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि वो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कब आप जागे। जैसे जब जागो तभी सवेरा होता है। तो ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने 10वीं तक पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने 12वीं से पढ़ाई शुरू की, तो फिर उसके बाद उनका स्कोर अच्छा होता चला गया। तो क्या उसको हक नहीं है कि वो अच्छे एग्जाम के बारे में सोचे? लेकिन वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आपके जैसे कहते हैं कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये आपके प्याले की चाय है या नहीं है। यूपीएससी और आरएएस ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा। पर मेरे साथ के ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एवरेज थे और जिन्होंने कोई बहुत टॉपर वॉपर नहीं थे, फिर भी वो आईएएस बने। ऐसे भी लोग हैं।
और ऐसे लोग हैं जो पहले एक उम्र तक उन्होंने पढ़ाई नहीं की, फिर एक उम्र के बाद उनको सजगता आई, उनको चेतना आई, उन्होंने उसके बाद मेहनत करके अपने को पूरा बदल लिया। ऐसे भी लोग हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले पढ़ लिया, बाद में पढ़ना बंद कर दिया, है ना। तो आपको इस परीक्षा के लिए क्या आप उतना, आपके अंदर एक तो बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। पता चला आपको पता ही नहीं भारत में कितने राज्य हैं, नहीं पता तेलंगाना नाम की क्या क्या होता है, तो मतलब बिल्कुल ही नहीं, आपको बेसिक रुचि नहीं है जीके में और करंट अफेयर्स में रुचि नहीं है, और आप जबरदस्ती तैयारी करना ही चाहते हो कि बस मुझे तो आईएएस बनना है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर आप थोड़ा एवरेज भी हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप में इच्छा भी है और आप में थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है। आपको लिखना ही नहीं आता, आप लिखते हो, लिखने में आप जो है वो भाषा की इतनी गलतियां करते हो कि पढ़ने वाले को लगता है इसको कुछ आता ही नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं। या तो आप उसको इम्प्रूव करो। तो मैं, दोनों बातें हैं, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर कोई तो नहीं कर सकता, पर हाँ जो एवरेज है वो भी अपने प्रयास से, पुरुषार्थ से, मेहनत से कर सकता है। इसी संदर्भ में जो आपकी बुक थी रुक जाना नहीं, वहां पर आपने काफी सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज का एक कलेक्शन तैयार किया है ताकि सब लोगों में एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा का संचार हो। तो सर आप कौन सी स्टोरी जो आपके दिल को छू गई, सबसे बेस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी आप कौन सी स्टोरीज में बताना चाहेंगे? चलिए, बढ़िया सवाल है आपका। स्टोरीज में बहुत सारी हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। दो स्टोरीज हैं जो छोटी छोटी, वो मैं आपको बताता हूँ। एक स्टोरी है इल्मा अफरोज की। इल्मा अफरोज जो है वो यूपी के मुरादाबाद के एक कस्बे में रहती थी, और मुस्लिम परिवार में थी, पिछड़ापन था, लड़कियों को लेकर उतनी आज़ादी भी नहीं थी। तो जब पढ़ने की शुरुआत की तो किसी ने कहा कि भाई ये तो दूसरे घर की चीज़ है, इसको आप जो है ज़्यादा, मतलब एक तरह से वो मत करो, ज़्यादा इसको पढ़ाओ मत। तो इस तरह की उसने परेशानियां झेली, और वो लड़की धीरे 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 उसने मतलब इतना किया कि वो सेंट स्टीफेंस में ग्रेजुएशन किया उसने, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की, उसके बाद आकर के यहाँ तैयारी की, तैयारी करने के बाद फाइनली आईपीएस में सेलेक्ट हो गई। एक और कहानी है विजय सिंह गुर्जर की। विजय सिंह गुर्जर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रहे, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर रहे, बिल्कुल मेरे जैसी कहानी है उनकी भी, और फाइनली वो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए राजस्थान के लिए। एक कहानी और राजस्थान की है, वो भी गंगा सिंह राजपुरोहित की कहानी है, जिन्होंने बाड़मेर से निकले, बाड़मेर से निकल के दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में जाके किसी ने बताया कि जेएनयू से एमए कर लो, एमए करके आपको शायद कुछ सीखने को मिले और साथ में तैयारी भी हो जाए। तो उन्होंने एमए कर लिया जेएनयू से हिंदी में। उसके बाद हिंदी मीडियम से हिंदी लिटरेचर लेकर के एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देकर के उनकी 33वीं रैंक आई। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है, राजस्थान के तो बहुत सारे उदाहरण, बल्कि ज़्यादातर उदाहरण इस किताब में राजस्थान के ही हैं। तो राजस्थान वालों में कुछ तो बात है, और राजस्थान में मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर काफ़ी बेहतर है। ये एक बहुत बड़ा कारण है राजस्थान के लोगों का सिविल सेवाओं में सफल होने का। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान ने यूपीएससी में, अगर आप राज्यों का एनालिसिस देखें, तो राजस्थान के लोग बहुत अधिक संख्या में सफल हो रहे हैं। राजस्थान वासियों के लिए काफी खुशी की बात है, वीरों की धरती के साथ साथ अब इतने सारे सिविल सर्विसेज के अंदर सिलेक्शन देना काफी खुशी की बात है सब लोगों के लिए। वीर वही होता है, वीर केवल तलवारों से वीर नहीं होता है, वीर आज के जमाने में बुद्धि से व्यक्ति वीर होता है। क्योंकि मनुष्य जो है वो कोई, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बलशाली है, पर वो बलशाली अपने बाहुबल से नहीं है, वो बलशाली अपनी बुद्धि से है ना। तो राजस्थान में के लोग जो हैं वो वीर तो हैं ही, पर साथ में वो बुद्धिमान भी हैं, इसीलिए वो सफल हो रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और जो मैंने बताया कि बहुत सहज रहें, प्रसन्न रहें, खुश रह करके, तनाव मुक्त रह करके तब तैयारी करें, तो अच्छे परिणाम आएंगे। ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, रुक जाना नहीं का यही संदेश है। तो लास्ट में मैं एंड करता हूँ राहत इंदौरी साहब की कुछ लाइंस के साथ। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच निशांत सर, आपका इतना क्वालिटी टाइम करंट नॉमिक्स यूट्यूब चैनल के साथ शेयर करने के लिए। पूरी करंट नॉमिक्स चैनल की टीम की तरफ से आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।